हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। ये हमारी कंप्यूटर एमसीक्यूज की क्लास है और लगभग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में हम करने वाले हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, हालांकि वह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सक्षम नहीं है। तो हमें दुनिया का पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बताना है और उसमें जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं होती है। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एंटोनोस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ऑप्शन डी इज राइट। एंटोनोस ऑफ बेरी कंप्यूटर दुनिया का पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है वो सक्षम नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम नियंत्रित कंप्यूटर कौन सा है? तो ऐसा कंप्यूटर जो कि प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल होता है। सो ये कंप्यूटर है कोनार्ड ज्यूस। ऑप्शन बी इज राइट। कोनार्ड ज्यूस पहला प्रोग्राम कंट्रोल्ड कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के प्रणेता के रूप में जाना जाता है? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के प्रणेता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है जॉर्ज स्टीबिट्स को। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। तो जॉर्ज स्टीबिट्स को आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के प्रणेता के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर जो है पहचाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर दुनिया का पहला प्रोग्राम नियंत्रित इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग मशीन या कंप्यूटर है? तो दुनिया का पहला कंप्यूटर हमें बताना है जो कि प्रोग्राम कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग मशीन या कंप्यूटर जिसको हम कह सकते हैं। सो ये है Z3। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। सो जो Z3 है वो दुनिया का पहला जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोग्राम कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस फ्रांसीसी का नाम क्या था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिज़ाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई थी? तो हमें बताना है कि पंच कार्ड मशीन जो है किसने बनाई थी। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जोसेफ जैक्वार्ड ने। ऑप्शन ए इज राइट, जोसेफ जैक्वार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1943 में J.W. मोचली और J. प्रेस्पर इकर्ट द्वारा किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? तो 1943 में J.W. मोचली और J. प्रेस्पर इकर्ट द्वारा किसी भी यांत्रिक हिस्से के बनाए गए पहले कंप्यूटर को कहा गया था ENIAC। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। ओके, सो जो ENIAC थे वो क्या थे? वो एक ऐसे कंप्यूटर को कहा जाता है जो कि किसी भी यांत्रिक हिस्से के द्वारा बनाए गए थे 1943 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? तो पहला यानी कि जो एक्टिवली जो है काम करता है इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर, सो दैट इज ENIAC। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। तो ये पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? सो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसका आविष्कार 1943 में किया गया था J. प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मोचली द्वारा, जो कि हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संग्रहित प्रोग्राम और डेटा दोनों रखने के लिए मेमोरी सहित इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया? तो किसने जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया जिससे हम जो है प्रोग्राम और डेटा दोनों ही रख सकते हैं? तो ये बनाया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रोग्रामिंग योग्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कोलोसस था और कोलोसस का निर्माण टॉमी फ्लावर्स द्वारा किया गया। सो अगर हमें यहाँ पर देखें कथन 1 और कथन 2, तो दोनों ही कथन जो यहाँ पर है वो सही है। ठीक है, तो पहला प्रोग्रामिंग योग्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कोलोसस था और कोलोसस का जो निर्माण है वो टॉमी फ्लावर्स द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में वॉल्व का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का
में डैश का प्रयोग किया जाता था? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में या फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स या निर्वात नलिकाओं का इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी प्राथमिकों पर आधारित थी, जिसे हम ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल जो है किया गया था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है? तो एक छोटे से सिलिकॉन चिप पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगाना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाना, तो ये कहलाता है इंटीग्रेटेड सर्किट, या जिसको हम आईसी भी बोलते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगणकों में जो आईसी चिप बने होते हैं या लगे होते हैं वो प्राय किस चीज़ के बने होते हैं? तो वो बने होते हैं सिलिकॉन के। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एप्पल क्या है? सो एप्पल इज अ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सर्वोच्च कंप्यूटर प्रोसेसर है? तो दुनिया का सबसे जो है इम्पोर्टेंट जो कंप्यूटर प्रोसेसर है दैट इज इंटेल। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे कंप्यूटर में लागू होती है? तो सारे कंप्यूटर में जो मशीन लैंग्वेज है वो लागू होती है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, जिसमें सूची 1 में कंप्यूटर के युग है और सेकंड में जो है मशीन जो प्रणाली प्रयुक्त की गई है वो यहाँ पर दी गई है। ठीक है, सो अगर हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले हमारे पास है प्रथम जो जनरेशन कंप्यूटर है, तो प्रथम जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था वैक्यूम ट्यूब्स का। ठीक है, सो ये मैच हो जाएगा 4 से। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया गया यहाँ पर डायोड्स और ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड जनरेशन में डायोड और ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा 4, 1 एंड देन 3 एंड 2। ठीक है, 4, 1, 3 एंड 2, ऑप्शन डी इज राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल घड़ियों में किस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो डिजिटल जो घड़ियां होती है उनमें प्रयोग किया जाता है एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो उसका है किसके इस्तेमाल से? तो आधुनिक जो कंप्यूटर है वो साइज में बहुत छोटे हो गए हैं और वो हो गए हैं समाकलित परिपथ चिप्स की वजह से। ठीक है, तो बहुत ही जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम बोलते हैं, तो ऐसी चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज की होती है और जिससे कंप्यूटर का जो साइज है वो भी स्मॉल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो जैसे कि हमारी वॉशिंग मशीन होती है, फ्रिज होता है या कैलकुलेटर्स होते हैं, तो इस तरह के जो घरेलू उपकरण हैं इनमें भी कंप्यूटर लगे होते हैं। तो इनमें जो कंप्यूटर लगे होते हैं दीज आर कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पहला पोर्टेबल कंप्यूटर बनाया था? तो पहला पोर्टेबल कंप्यूटर बनाया था एडम ऑसबॉर्न ने। ऑप्शन डी इज राइट। ओके, एडम ऑसबॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी का अर्थ क्या है? तो पीसी का अर्थ है व्यक्तिगत कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इस निम्नलिखित में से कौन सा गैजेट सिस्टम में एम्बेडेड कंप्यूटर का प्रयोग करता है? तो जो हमारा गैजेट है ए जो कि मोबाइल फोन है और सेकंड है डिश वॉशर जो कि बर्तन धोने की एक तरह की मशीन होती है, तो इन दोनों में ही जो है एम्बेडेड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एम्बेडेड कंप्यूटर का उपयोग MP3 प्लेयर्स और ट्रैफिक लाइट्स में किया जाता है और नाभिकीय विद्युत संयंत्र को एम्बेडेड कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों ही कथन सही है। जो एम्बेडेड कंप्यूटर है उनका प्रयोग MP3 प्लेयर्स और ट्रैफिक लाइट्स में किया जाता है और साथ ही साथ जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं तो उनमें भी जो है उनको कंट्रोल करने के लिए भी एम्बेडेड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यंत्रों और उपकरणों पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, GPS रिसीवर्स और माइक्रोवेव ओवन। तो इनमें से हमें बताना है कि किस सिस्टम में जो है एम्बेडेड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3 एंड 4 सभी में जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर अपने प्रोग्राम के अंतर्गत समानांतर गणना के साथ जुड़ा होता है? तो जो कंप्यूटर जुड़ा होता है अपने प्रोग्राम के साथ पैरेलल कैलकुलेशन में, तो दिस इज कॉल्ड सुपर कंप्यूटर। ठीक है,
तो यहाँ पर पैरेलल जो है कैलकुलेशन की जाती है सुपर कंप्यूटर में, इसी तरह से इसी वजह से जो कैलकुलेशन है वो बहुत फास्ट हो जाती है, स्पीड वगैरह बहुत फास्ट हो जाती है प्रोसेसिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है विजय भाटकर को, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 तियानहे 1A जो कि दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर्स में से एक है, सुपर कंप्यूटर में से, उसे किस देश द्वारा विकसित किया गया? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाइना। ठीक है, चाइना जो है, चाइना द्वारा विकसित है ये कंप्यूटर तियानहे 1A जो कि एक सबसे तेज सुपर कंप्यूटर में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास कितना होता है, वर्ड लेंथ कितनी होती है? सो ये होती है हमारी 64 बिट तक, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम एक एग्जाम्पल है, तो परम इज अ सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन ई इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ था? तो भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था पुणे में। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम पदम है, तो परम पदम एक भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर का नाम है, ऑप्शन बी इज राइट। ओके, परम पदम भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, भारत में विकसित परम पदम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो ये किया था सी डैक द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम क्या है? सो अनुपम इज ऑल्सो अ सुपर कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो सुपर कंप्यूटर परियोजना है अनुपम जो कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, जिसमें सूची 1 में सुपर कंप्यूटर दिए हुए हैं और सूची 2 में उनके कंट्रीज दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सिक्योया। तो जो सिक्योया सुपर कंप्यूटर है दिस इज मेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। के कंप्यूटर जो है दिस इज मेड बाय जापान। सुपर MVC सो दिस इज मेड बाय जर्मनी और तिहानहे 1A मेड बाय चाइना। ठीक है, सो अगर हम बात करें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 then 3 then 4 and 1, 2 3 4 and 1। ओके, सो ऑप्शन बी इज राइट, 2 3 4 and 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समस्या के समाधान के लिए एनालॉग कंप्यूटर में किस प्रकार की भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है? तो किसी समस्या के समाधान में एनालॉग कंप्यूटर में विद्युतीय, यांत्रिक और हाइड्रोलिक तीनों तरह की राशियों का इस्तेमाल किया जाता है। दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेटवेयर कंप्यूटर का एक प्रकार है? तो नेटवेयर कंप्यूटर का प्रकार है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर यूज किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, जो कि मिक्सचर होता है एनालॉग और डिजिटल का, ऑप्शन सी इज राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर मुख्य रूप से एनालॉग आउटपुट को डिजिटल आउटपुट में परिवर्तित करने से संबंधित है? सो जो डिजिटल आउटपुट में कन्वर्ट करता है एनालॉग आउटपुट को, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो एनालॉग कंप्यूटर है वो भौतिक घटनाओं जैसे कि विद्युत, यांत्रिक और हाइड्रोलिक के निरंतर परिवर्तनशील पहलुओं का उपयोग करता है और एनालॉग कंप्यूटर की जटिलता एवं सक्रियताएं बेहद संकरी होती है। तो अगर हम बात करें इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो सिर्फ जो पहला कथन है वो सत्य है। जो एनालॉग कंप्यूटर है वो विद्युत, यांत्रिक और हाइड्रोलिक प्रकार की जो भौतिक राशियां हैं उनका इस्तेमाल करता है और इसकी जो जटिलता है वो संकरी नहीं होती है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग कर एक संबंधित इम्प्रिसाइज्ड सीड वैल्यू प्राप्त की जाती है, यानी कि एक एक्यूरेट वैल्यू हम हाइब्रिड कंप्यूटर से प्राप्त कर सकते हैं एवं उसे डिजिटल कंप्यूटर की आवृत्ति प्रक्रियाओं में प्रेषित कर प्रिसीजन की जो इच्छित कोटि मूल्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड है हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग जो अवयव होते हैं, एनालॉग कंपोनेंट होते हैं वो अवकनीय समीकरणों को हल करते हैं और जो डिजिटल कंपोनेंट होते हैं वो नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं और तार्किक परिचालनों को प्रदान करते हैं। सो हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा जो कथन है वो सत्य है। तो कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वांटम कंप्यूटर आंकड़ों की सक्रियाओं हेतु सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट के प्रत्यक्ष उपयोग को संभव बनाता है और जो क्वांटम कंप्यूटर है वो किसी भी पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेजी से समस्याओं को सुलझा सकता है। तो ये दोनों ही कथन अगर हम बात करें तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। तो जो क्वांटम कंप्यूटर है वो सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट के प्रत्यक्ष उपयोग को
संभव बनाता है, और इसके अलावा सुपर कंप्यूटर जो है बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग करता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वांटम कंप्यूटर आंकड़ों पर ऑपरेट करने के लिए क्वांटम यांत्रिक घटनाओं के सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करता है, और क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक कंप्यूटर से ट्रांजिस्टर के आधार पर भिन्न होते हैं। अगर हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो दिस कॉल्ड CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो दिस इज अगेन CPU। दिस इज बिकॉज CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है? तो अधिकांश प्रोसेसिंग होती है CPU के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक युक्ति द्वारा डेटा और निर्देश को लोकेट करने और उसे CPU तक पहुंचाने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? तो दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग साइकिल। तो एक प्रोसेसिंग चक्र कहलाता है डेटा और निर्देशों को लोकेट करना, पहले तो उनकी जगह फाइंड करना कहाँ पर है, और देन उसको CPU तक पहुंचाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। सो क्वेश्चन नंबर 51 इज माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 आधारभूत वर्गीकरण शामिल होते हैं, और ये कौन कौन से जो वर्गीकरण है वो शामिल है? तो दीज आर सिस्टम यूनिट, इनपुट और आउटपुट यूनिट, और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ओके, तो दीज आर माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। सो क्वेश्चन नंबर 52 इज निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ता है जो कि साधारणतः तारों से निर्मित होते हैं? तो ये होती है बसेज। बसेज होती है जो कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ती है, और ये तारों की बनी होती है, वायर्स की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बस कंप्यूटर के आंतरिक घटक को उसके मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करता है? तो दिस बस इज कॉल्ड एक्सटर्नल बस, जो कि कंप्यूटर मदरबोर्ड को आंतरिक कंपोनेंट या जो अंदर की जो कंपोनेंट होते हैं उनके साथ कनेक्ट कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। उन परिकलनों में निम्नलिखित में से किस परिकलन पद्धति का उपयोग किया जाता है जो कि इस सिद्धांत पर क्रम से संचालित होते हैं कि बड़ी समस्याओं को प्राय छोटी समस्याओं में जोड़ दिया जाता है जिसे बाद में एक साथ सुलझाया जाता है? तो ये कौन सी प्रोसेस है? तो दिस इज कॉल्ड समानांतर गणना या पैरेलल कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? बड़ी समस्याओं को छोटी समस्याओं में जोड़ दिया जाता है और देन फिर एक साथ उनको सुलझाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में अन्य डिवाइस के साथ संचार स्थापित करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा निम्नलिखित में से किस बस का प्रयोग किया जाता है? तो ये बस जो होती है दिस इज कॉल्ड कंट्रोल बस। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है? किसी कंप्यूटर में अन्य डिवाइस के साथ, ठीक है, संचार स्थापित करने के लिए जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जो बस जोड़ी जाती है दिस इज कॉल्ड कंट्रोल बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्नलिखित किस हिस्से होते हैं? तो कंप्यूटर प्रोसेसर में जो हिस्से होते हैं दीज आर मेन मेमोरी एंड स्टोरेज। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 इस किसी कंप्यूटर सिस्टम की इनपुट आउटपुट इकाइयों का कार्य क्या है? तो ये कार्य है बाहरी दुनिया के साथ कंप्यूटर की सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो दिस इज कॉल्ड मदरबोर्ड। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर दुनिया का पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर है? तो दिस इज इंटेल 4004। ठीक है, सो इंटेल 4004 जो है दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर है जो कि वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब से यह ऑन होता है और तब तक जब ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में ना ले ले। तो दिस इज BIOS। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो ये लघु प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को नियंत्रित करता है जब ये ऑन होता है और जब तक इसका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना स्टार्ट नहीं कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संसाधन द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो दिस इज क्लॉक स्पीड। ठीक है, तो प्रति सेकंड जो संक्रियाएं होती है उस संख्या का निर्धारण क्लॉक स्पीड द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक संसाधक के आंतरिक डेटा बस में बीट्स की संख्या होती है और ये बीट्स की संख्या वह संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। तो दिस इज कॉल्ड वर्ड लेंथ। ऑप्शन सी इज राइट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी या कौन सी स्मृति मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है? तो ये होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, जो कि सेमीकंडक्टर्स पर बेस्ड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं हार्डवेयर। तो जो फिजिकल कंपोनेंट जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, दिस आर कॉल्ड हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू का दिमाग और सबसे अहम हिस्सा है, और जो सीपीयू है कंप्यूटर में मौजूद सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को क्रियान्वित करता है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें, ओनली जो कथन एक है वो सही है। जो सीपीयू है वो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होता है, बल्कि वो एक हार्डवेयर होता है, ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं। सो ओनली ऑप्शन जो 1 है वो यहाँ पर सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विट्रिसिटी। पहला हमारा कथन है, विट्रिसिटी एक ऐसी तकनीक है जो लैपटॉप, कंप्यूटर आदि जैसे उपकरणों में बिना किसी तार की ऊर्जा प्रवाहित कर सकती है, और विट्रिसिटी 60 वाट के बल्ब को 12 मीटर की दूरी से प्रकाशित कर सकता है। तो विट्रिसिटी बेसिकली क्या होता है? विद्युत या बिजली का जो ट्रांसमिशन है, यानी कि पावर का ट्रांसमिशन करना बिना वायर का यूज किए, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस फील्ड का इस्तेमाल करके, मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करके, ठीक है, वायरलेस जो है ट्रांसमिशन करना है इलेक्ट्रिक पावर का। तो इसमें जो एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें उपकरण के बिना हम जो ऊर्जा है वो प्रवाहित कर सकते हैं, और साथ ही साथ 60 वाट के बल्ब को 12 मीटर की दूरी से हम प्रकाशित कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्यूमेंट्स की छपाई के लिए पोर्ट्रेट मोड जो है डिफॉल्ट सेटिंग होती है, और किसी स्टोरेज डिवाइस में रूट डायरेक्टरी प्रमुख फोल्डर होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कथन 1 और 2, तो यहाँ पर सिर्फ कथन 1 जो है वो सही है, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट की छपाई के लिए जो पोर्ट्रेट मोड होता है, ठीक है, एक तो लैंडस्केप मोड होता है, एक पोर्ट्रेट मोड होता है। जो पोर्ट्रेट मोड होता है वो डिफॉल्ट सेटिंग होता है, यानी कि पूर्व निर्धारित सेटिंग होती है, ठीक है। तो ओनली कथन 1 जो है वो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः जो इकाई यूज की जाती है, तो दिस इज बिट पर सेकंड, ठीक है। तो बिट पर सेकंड में डेटा को जो कम्युनिकेट किया जाता है, तो उसकी जो स्पीड है, ठीक है, उसको हम माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिवाइस का कार्य करता है? तो ये करता है टच स्क्रीन, ठीक है, दोनों ही इनपुट और आउटपुट डिवाइस का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है वेब कैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब कैम का उद्देश्य क्या होता है? तो वेब कैम का उद्देश्य होता है एक आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करना, ठीक है, सॉरी, एक इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करना, यानी कि हमारी इमेज को वो कंप्यूटर के अंदर लेता है या लैपटॉप के अंदर लेता है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम क्या होता है? तो अन्य नाम होता है एग्जीक्यूट की, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में किस डिवाइस को स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है? तो स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है माउस को, ठीक है, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। सो क्वेश्चन नंबर 74 इज डैश एक इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। तो जो स्कैनर होता है, तो दिस इज एन इनपुट डिवाइस, बाकी जो प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू है, दिस आर आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जानने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? यानी कि हमारी जो OMR सीट होती है, तो उनको जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस इज ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों में चेक को संसाधित करने के लिए जो बैंक इस्तेमाल करते हैं टेक्निक, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। तो चेक वगैरह देखने के लिए कि सही है या फर्जी है, तो MICR का इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पर 8 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 7 शब्द किसी न किसी तरह से समान है और एक जो शब्द है वो अलग है। तो दीज वर्ड्स आर मॉनिटर, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, विंडोज, प्रिंटर, स्कैनर और स्पीकर, ठीक है। तो इनमें से जो अलग वर्ड है, दिस इज विंडोज, विंडोज इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। बाकी सब क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्स लॉक की को टॉगल क्यों कहा जाता है? सो कैप्स लॉक की को टॉगल कहा जाता है क्योंकि जब भी इसे दबाया जाता है तो इसका फंक्शन आगे पीछे संचालित होता है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पर हमें सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। सो सूची 1 और सूची 2 में क्या है?
सबसे पहले हमारे पास मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो इसमें क्या किया जाता है, मैग्नेटिक स्याही का इस्तेमाल करते हुए डॉक्यूमेंट पर छपे शब्दों को पहचाना जाता है। OMR में क्या किया जाता है, स्याही और गहरे पेंसिल से चिन्हित प्री प्रिंटेड डिज़ाइन बक्सों को पहचाना जाता है। और ऑप्टिकल करेक्टर रीडर में अगर हम बात करें तो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर में यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारा जो नंबर है, किसी इमेज को ये पढ़ता है और उन्हें 0 या 1 के समुच्चय में परिवर्तित करता है। तो दिस इज डन इन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या OCR। और अगर हम बात करें यहाँ पर बार कोडिंग, तो बार कोडिंग होता है पैकेज या टैग्स इत्यादि पर छपी हुई जो लाइंस होती है इस तरीके की, तो उनको जो है या जो गैप होता है तो उनके छोटे बोर्सेस का अध्ययन करना, ठीक है। तो ये होता है हमारा बार कोडिंग में, ठीक है। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहले हमारे पास 2, देन हमारे पास क्या होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर में 2, देन 1, देन 4 एंड 3, ठीक है। 2, 1, 4 एंड 3। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से किस प्रकार का एक प्रिंटर को सामान्य तौर पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में जाना जाता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो हमारा होता है दिस इज लेजर प्रिंटर, ऑप्शन डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का लेजर प्रयुक्त होता है। तो जो लेजर यूज होता है दिस इज कॉल्ड अर्धचालक लेजर या सेमीकंडक्टर लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक प्रिंटर कैसे होते हैं। तो अगर हम डॉट मैट्रिक प्रिंटर की बात करें तो ये थोड़े धीमे होते हैं लेजर प्रिंटर की कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक किसका प्रकार है। तो डॉट मैट्रिक जो कंप्यूटर है दीज आर प्रिंटर डॉट मैट्रिक जो है एक प्रिंटर का टाइप है, ठीक है। LCD की फुल फॉर्म क्या होती है। सो LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PSW का फुल फॉर्म क्या होता है। सो PSW की फुल फॉर्म होती है प्रिमिटिव स्टेटस वर्ड, ठीक है, प्रिमिटिव स्टेटस वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए जो प्रयोग की जाती प्रोसेस है तो दिस इज कॉल्ड DGOS, ठीक है। तो इसमें जो कैथोड रे कंप्यूटर होते हैं कंप्यूटर के मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाया जाता है DGOS प्रोसेस की हेल्प से, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। तो जो आउटपुट डिवाइस है दीज आर प्लॉटर प्रिंटर और मॉनिटर। तो ये डिवाइस है यहाँ पर सिर्फ क्या है आउटपुट डिवाइस है, बाकी इनमें इनपुट डिवाइस को भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कंप्यूटर में आप घड़ी और कैलेंडर को कहाँ पाते हैं। तो अपने कंप्यूटर में आप घड़ी और कैलेंडर को टास्क बार में जो है फाइंड कर सकते हैं, ऑप्शन ए इज राइट। टास्क बार में हमें घड़ी और कैलेंडर दिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। सो क्वेश्चन नंबर 90 इज, एक पारंपरिक घरेलू कंप्यूटर में निष्पादन की गति को बढ़ाने के लिए सबसे विश्वसनीय प्रक्रिया क्या होती है। तो अगर हम एक घरेलू कंप्यूटर में उसके निष्पादन या उसके एग्जीक्यूशन प्रोसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसके सिस्टम के रैंडम एक्सेस मेमोरी को जोड़ देंगे, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्काई का पूर्ण रूप क्या है। तो एस्काई की फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो दिस इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले हमारे पास ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसमें हम क्या करते हैं बेसिकली जो 3D मूवीज होती है तो इसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। और आभासी वास्तविकता में क्या होता है, जैसे कि कार रेसिंग जो गेम होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं दीज आर इंक्लूड इन वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कथन, तो ऑगमेंटेड रियलिटी ये जिसको हम AR बोलते हैं, में एक छद्म वातावरण सृजित हो जाता है और भौतिक संसार पूरी तरह से बहिष्कृत हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, ऑगमेंटेड रियलिटी में जो आदमी है वो रियल जो है संसार में ही रहता है और उसको जो है 3D मूवीज वगैरह दिखाई जाती है, यानी कि उसको फील होता है कि वो जो है रियल जगह पर रहकर वो किसी और चीज़ को देख रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें वर्चुअल रियलिटी में तो जो आदमी है वो यहाँ पर भौतिक संसार से पूरी तरह
बहिष्कृत हो जाता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पर दिए हुए हैं डेफिनेशन। अब जो AR है उसमें व्यक्तियों को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या PC के कैमरे का उपयोग करके अनुभव को उन्नत कराता है, तो ये बिल्कुल सही है। और फोर्थ में अगर हम बात करें तो VR वर्चुअल रियलिटी संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निगमनता का अनुभव कराता है, तो ये भी सही है। सो हमें बताने की कौन सा कथन यहाँ पर सही है। सो ओनली 3 और 4 जो है वो सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड रॉन्ग है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो दिस इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है एक अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई कंप्यूटर कोई कर्मादेश लागू करता है तो वह कर्मादेश कहाँ पर अटक जाता है। तो ये अटक जाता है रैम के अंदर, ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। सो क्वेश्चन नंबर 96 इज निम्नलिखित में से कौन नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी है। तो DRM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, फ्लैश मेमोरी और बबल मेमोरी। तो जो हमारी स्टैटिक रैम है दिस इज नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97। डैश को काम करते रहने के लिए विद्युत आपूर्ति की लगातार आवश्यकता पड़ती है और लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने के बाद इसमें भंडारित डेटा लुप्त हो जाता है। तो हमें बताना है ये कौन सी मेमोरी है। तो दिस इज कॉल्ड SRAM, ठीक है, जो कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में NRAM क्या होता है। तो NRAM की अगर हम बात करें तो दिस इज एक नॉन वोलेटाइल रैम जो कि कार्बन नैनो ट्यूब्स की यांत्रिक अवस्थिति पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉन वोलेटाइल रैम। ओके, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी को जो ZRAM होता है ये क्या होता है। तो कंप्यूटर मेमोरी का जो ZRAM होता है यह एक कैपेसिटर के बिना रैम होता है जो कि ट्रांजिस्टर में स्थित होता है, लेकिन DRAM की तरह डायनामिक रैम की तरह विभाजित नहीं होता है, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। यह कैपेसिटर के बिना रैम होता है जो कि ट्रांजिस्टर में स्थित होता है, लेकिन DRAM जैसे विभाजित होता है तो इस तरीके से ZRAM जो है विभाजित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वेंशनल डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के विषय में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो ये विशेषताएं हमारे पास है, यह एक इंटीग्रेटेड सर्किट के भीतर अलग अलग कैपेसिटर में विभाजित आंकड़ों के प्रत्येक बिट को स्टोर करता है और DRAM के कैपेसिटर आवेशों को लीक करती है जिससे सूचनाएं और आंकड़े समय पर नष्ट हो जाते हैं और यह एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर CD-RAM के बारे में, ठीक है, इसको हम कन्वेंशनल डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। तो यह जो है एक इंटीग्रेटेड सर्किट के भीतर होती है, भीतर जो है कैपेसिटर में विभाजित आंकड़ों के प्रत्येक बिट को स्टोर करता है और ये DRAM के कैपेसिटर आवेशों को लीक करता है जिससे सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं और यह साथ ही एक वोलेटाइल मेमोरी भी है। सो यहाँ पर कथन 1, 2 और 3 जो है सही है, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। ओके, चलिए